देखो जी ये आ गए हैं, अंडरवर्ल्ड में ये छा गए हैं, इनको पहचान लो, ये है डॉन। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, करीम लाला, हाजी मस्तान, मानिया सुरवे, राजू पुजारी, बुआ, उसके अलावा मानिया सुरवे के साथ जो व्यक्ति था यूनिस मुनीर, शेख मुनीर, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी से मैं अवगत कराऊंगा। बारी बारी से आप जरा देखते रहिएगा। ऐसा माना जाता है कि 1986 में दाऊद इब्राहिम पहले गया दुबई, उसके बाद कराची पाकिस्तान में जाके शिफ्ट हो गया, वहीं रहने लगा। और 1993 में बम ब्लास्ट होता है और मेन अभियुक्त जो होता है, मेन आरोपी बनता है दाऊद इब्राहिम। क्या दाऊद इब्राहिम 1993 के बाद कभी इंडिया नहीं आया? बिल्कुल आया, कई बार आया। लोगों को पता नहीं चला। अलग अलग तरीके से, अलग अलग भेष में, अलग अलग रूप में, अलग अलग जगहों से वो भारत आता रहा और लोगों को कानो कान खबर नहीं हुई। और आज भी मुंबई में उसके तमाम गुर्गे मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि वो मुंबई में अपनी टीम का संचालन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है, और दुबई में बैठकर और पाकिस्तान के कराची में बैठकर। एक समय था जब दाऊद इब्राहिम जो है ये छोटी मोटे अपराध में लिप्त रहता था। इसके पिता ने बहुत समझाया। इसके पिता जो है महाराष्ट्र में हेड कांस्टेबल थे, इब्राहिम कास्कर, और उन्होंने बहुत समझाया कि तुम गलत रास्ता छोड़ दो और सीधे रास्ते पे चलो, नहीं तो आगे चल के दिक्कत होगी। लेकिन पिता की सभी बातों को नकारता हुआ ये अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया, और उसके बाद इसने वो मुकाम हासिल कर लिया जहां पर इससे मिलने के लिए लोगों को परमिशन लेना पड़ता था, वो भी एक दो लोगों से नहीं, 15, 20, 25 लोगों से परमिशन लेने के बाद उससे मिलने का मौका मिलता था। इब्राहिम कास्कर, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये महाराष्ट्र में हेड कांस्टेबल थे और इनकी जो है कुल 9 संतानें थी। इसकी बहन एक थी, उसका नाम था, आपने देखा होगा, हसीना पारकर। हसीना एक फिल्म आई थी हसीना पारकर के ऊपर, उसमें जिसमें श्रद्धा कपूर ने मुख्य भूमिका अदा की थी। और डोंगरी में ये लोग रहते थे और वहीं पर जीवन यापन करते थे। धीरे धीरे करके जब ये बड़े हुए तो दाऊद इब्राहिम और इसका बड़ा भाई शब्बीर कास्कर दोनों अपराध की दुनिया में इस तरीके से लिप्त हुए कि फिर आगे बढ़ते चले गए। इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यहाँ तक कि इब्राहिम कास्कर ने इन दोनों भाइयों को निकाल दिया। ये गए, छिनैती किए, चोरी किए, डकैती किए, अपनी खुद की गैंग बनाए और धीरे धीरे खड़े हुए। करीम लाला, शेर खान के नाम से मशहूर, जो अफगानिस्तान से होता हुआ पेशावर के जरिए ये आया था मुंबई। अब मुंबई में वेश्यावृत्ति, शराब खाने, इन सब में इन्वॉल्व था और तस्करी करना, स्मगलिंग करने में इन्वॉल्व होते होते उसने खुद का साम्राज्य खड़ा किया। और दाऊद इब्राहिम ने जब करीम लाला से पंगा लिया तो दाऊद इब्राहिम ने करीम लाला से पंगा तो ले लिया, लेकिन करीम लाला की उस समय हैसियत बहुत ज्यादा थी और करीम लाला ने बाकायदा दाऊद इब्राहिम को उठवा के पिटवाया था। ऐसा माना जाता है कि दाऊद इब्राहिम जो है अंदर अंदर ये कसक थी कि मैं करीम लाला को मारूंगा। अगर उसका बस चलता तो वही करीम लाला को मार देता, क्योंकि इतना ज्यादा ये गुस्सैल था, बिना सोचे समझे ये काम करता था। जबकि शब्बीर कास्कर सोच विचार के और सूझबूझ से ये काम करता था। अब सोचिए, छोटा भाई है दाऊद इब्राहिम कास्कर और बड़ा भाई है शब्बीर कास्कर, लेकिन ये दोनों में बनती बहुत थी। हालांकि मानसिकता दोनों की अलग अलग थी। शब्बीर कास्कर थोड़ा शांत और बहुत ही सूझबूझ वाला इंसान था, जबकि दाऊद इब्राहिम बहुत ही उतावला और बेसब्र टाइप का इंसान था। लेकिन एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जो करना होता था वो ताबड़तोड़ दाऊद इब्राहिम करता था। उसको मौका मिल जाता तो करीम लाला को निश्चित वहीं निपटा देता, लेकिन उसको मौका नहीं मिला क्योंकि वहां पर करीम लाला के ही गुर्गे लोग थे और करीम लाला के गुर्गे ने आदमियों लोगों ने दाऊद इब्राहिम को बहुत ज्यादा पीटा था। एक कसक थी कि मैं करीम लाला को कभी ना कभी मारूंगा, ये दाऊद इब्राहिम की कसक थी। ऐसा माना जाता है कि हाजी मस्तान ने जब इन दोनों की दोस्ती कराया, बाकायदा कुरान शरीफ पे हाथ रख के दोस्ती कराया, तो ये तय हुआ कि अब जो है दोनों आपस में लड़ेंगे नहीं। लेकिन दाऊद इब्राहिम, मैंने जैसा कि बताया कि बहुत ही बेसब्र टाइप का था और बहुत उतावला रहता था किसी भी काम को अंजाम देने के लिए, तो उसने जो है मनी मन ठान लिया था कि दोस्ती तो है लेकिन ऊपरी, अंदरूनी नहीं। और ऐसा माना जाता है कि जब शब्बीर कास्कर का मर्डर करवाता है करीम लाला, और वो भी मानिया सुरवे के जरिए, तब दाऊद इब्राहिम बहुत ज्यादा मुखर हो जाता है और
करीम लाला के गैंग के एक एक आदमी को वो मारना शुरू करता है। सड़क पर एक तरीके से देखा जाए खून खराबा बढ़ जाता है। मुंबई अंडरवर्ल्ड पूरी दहल जाती है और ऐसा माना जाता है कि हसीना पारकर के पति का जो मर्डर करवाया था वो अरुण गौली ने करवाया था। अरुण गौली डैडी के नाम से मशहूर था, मुंबई में एक छत्र सम्राट था। और जब जिसने मारा था इसके बहनोई को पता चला कि जेजे हॉस्पिटल में इस समय एडमिट है, और उसके बाद सत्या, छोटा शकील, ये लोग मिलके तमाम पूरी गैंग थी दाऊद इब्राहिम की, डी कंपनी के नाम से मशहूर थी, ये गए और जेजे हॉस्पिटल में बाकायदा अंधाधुन पहली बार AK-47 गोली चली है मुंबई की सड़कों पर, वो भी अंधाधुन। उसमें हेड कांस्टेबल भी मारा गया, पुलिस वाला भी मारा गया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो आदमी जो हॉस्पिटलाइज था वो बच गया और अरुण गौली छिप छिपा के रहता था। और उसके बाद धीरे धीरे करके दाऊद इब्राहिम अपनी गैंग को बढ़ाता गया और 1986 में छोटा राजन, छोटा शकील, सत्या और तमाम अपने साथी लोगों को लेकर ये जाता है दुबई, और दुबई से होता हुआ ये पाकिस्तान के कराची में जाके शिफ्ट हो जाता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ अवश्य बताना चाहूँगा कि अंडरवर्ल्ड का खून खराबे वाली दुनिया पहले नहीं थी। पहले हाजी मस्तान, वरदराजन और उसके अलावा करीम लाला, ये तीनों लोग गुपचुप तरीके से रात की खामोशी में अंधेरे में काम करते थे और सुबह होते होते उस काम को निपटा देते थे और पुलिस को पता भी नहीं चलता था। लेकिन दाऊद इब्राहिम जब आया अंडरवर्ल्ड की दुनिया में तो खुलेआम जो है अंडरवर्ल्ड में छिनैती, मर्डर करना, चोरी करना ये हो गया और स्मगलिंग खुलेआम होने लगी। इसी वजह से अंडरवर्ल्ड जो है बहुत ज्यादा पनप नहीं पाया और उसका खात्मा धीरे धीरे हो गया। ऐसा माना जाता है कि वरदराजन के बारे में मैं आपको बता दूं कि वरदराजन जो है, समझ जाइए अगर मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन अगर रियल में कोई था तो वो था वरदराजन। वरदराजन को जब पुलिस एक बार पकड़ती है और मुंबई की सड़कों पर वो चड्ढा पहने हुआ था, रात का समय था, मतलब जिस अवस्था में था उसी अवस्था में पुलिस ने उसको उठाया, मुंबई की सड़कों पर टहलाते हुए ले गई। इतना अपमान, वरदराजन का खुद कहना था कि मुझे इतना अपमानित किया गया, मुझे इतना अपमान लगा अपने आप को, मतलब उसको शर्म इतनी लगी कि उसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया ही छोड़ दी। इतना ज्यादा वो लज्जित हो गया। जिन लोगों को वो मदद करता था, जिन लोगों के हाथ में पैसा रखता था, जो लोग उसके अंडर में काम करते थे, वही लोग उसको देख रहे थे और कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि पुलिस ने हाथ डाला था, पुलिस लेकर जा रही थी। इतना लज्जित हुआ, बोला कि मैं कैसे अब लोगों को मुंह दिखाऊंगा। उसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया छोड़ के तमिलनाडु चला गया। लेकिन उसका एक मंशा थी कि जब मैं मरूं तो उसी जगह से मेरी अर्थी उठाई जाए। और ऐसा माना जाता है कि जब इसका अंतिम समय आया और हाजी मस्तान को फोन लगाया गया, हाजी मस्तान ने बाकायदा फोन उठाया और पता चला कि वरदराजन की हालत बहुत सीरियस है और कभी भी कुछ हो सकता है। गए, हाजी मस्तान ने प्लेन पकड़ा, चार्टर्ड प्लेन से गए और तमिलनाडु, वहां पर पता चला कि इसकी मौत हो चुकी है। चार्टर्ड प्लेन पर वही उसकी लाश को, यानी उसके पार्थिव शरीर को उठा के उसमें रखा है प्लेन में और लेकर आए हैं मुंबई। अब मुंबई से बड़ी शान से उसकी अर्थी उठी थी। उसका ये मानना था, उसको अंदर से इतना धक्का लग चुका था। होता है जब इंसान को अंदर से कोई धक्का लग जाता है ना, तो फिर वो जो है लाख वो मन बहला ले, लेकिन उसका दिमाग वहीं जाता है। और वही हुआ था वरदराजन के साथ। उसके बाद जो है जब मुंबई पर जो है खुलेआम होने लगा और उसके बाद जो है दाऊद इब्राहिम पनपता चला गया। दाऊद इब्राहिम को यहाँ एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि मुंबई पुलिस का सपोर्ट बहुत मिला, क्योंकि इसके पिता मुंबई महाराष्ट्र पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। अब पुलिस का आना जाना था, पुलिस से जान पहचान इसकी बहुत अच्छी थी। इसीलिए कहा जाता है कि मुंबई पर अगर दाऊद इब्राहिम को बढ़ाने में किसी का हाथ था तो वो कहीं ना कहीं वो पुलिस भी थी। और उसके बाद जो है आज भी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में बैठा हुआ है, वहीं से बैठकर अपनी टीम का संचालन करता है। बाकायदा अंडरवर्ल्ड की दुनिया को जिस तरीके से चलाना चाहिए उसी तरीके से वो चलाता है।